हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिलहाल के लिए अभी हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं। और इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में हमने इक्विटी को पूरा कवर कर लिया है ना, यानी शेयर होल्डर्स फंड को कवर कर लिया है। और लाइबिलिटी और इक्विटी के बाद जो एक चीज होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसे भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ले देकर बच जाता है तो वो बच जाता है लाइबिलिटी वाला पोर्शन, जहां पर हमें समझनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। बताइए बच्चे, यही समझना है हमें? यस सर। जी सर। तो हम शुरुआत करते हैं। एक हो गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। चलो बेटा, पहले तो हम जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी कहा जाता है और कौन सी लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज कहा जाता है। ठीक है, क्या आप लोगों में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि किसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं और किसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं वो करंट लाइबिलिटीज ही होती हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, चलो। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म होती हैं और करंट लाइबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो भाई हमारा बताइए कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है? सर जैसे बिल्स पेएबल आएगा करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, क्यों आएगा बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी में ही क्यों आएगा? क्योंकि सर वो शॉर्ट टर्म है, वो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म। तो मैं यही तो पूछना क्योंकि चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो टर्म है ना, टर्म टर्म कहते हैं पीरियड को। जिस लाइबिलिटी को शॉर्ट पीरियड में चुकाना पड़े वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी है, और जिस लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म में चुकाना पड़े यानी लॉन्ग पीरियड में चुकाना पड़े वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। बताओ हाँ या ना? ऐसे ही यस बच्चे, सर। जिस लाइबिलिटी को शॉर्ट पीरियड में पे ऑफ करना पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और जिस लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म में पे करना पड़ेगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी। एक बच्चे ने मुझे बोल भी दिया कि सर ये जो टर्म की बात आप कर रहे हैं ना, इसको 12 मंथ से मेजर किया जाता है। 12 मंथ से, यानी जिसको विद इन 12 मंथ्स पे करना पड़े, जिस लाइबिलिटी को विद इन 12 मंथ पे करना पड़े वो लाइबिलिटी हो जाती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और जिस लाइबिलिटी को 12 मंथ्स के बाद पे करना पड़े वो लाइबिलिटी हो जाती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बताइए इस बात पर कितने इत्तेफाक करते हैं लोग? यस सर। हाँ जी, सभी लोग इस बात पर हाँ भाई एग्री होते हैं? यस। देखो बेटा, 11th क्लास में आपको इसी तरीके से बातों को समझाया गया है। जिस लाइबिलिटी को विद इन 12 मंथ्स आपको पे करना पड़ता है यानी टर्म छोटा है, टेन्योर छोटा है, तो आपको उसे शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटीज कहना होगा। और जिस लाइबिलिटी को आपको एक 12 मंथ के बाद पे 12 मंथ्स के बाद पे करना पड़े तो वो टर्म बड़ा हो जाता है, तो ऐसी लाइबिलिटी क्या कहलाती है? हाँ जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। लेकिन ये 12 मंथ्स कहां से देखने होते हैं? 12 मंथ्स कहां से देखने होते हैं? बताइए मुझे, ये 12 मंथ्स कहां से देखने होते हैं? फटाफट बताइए। बेटा मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो आप कहीं सीख नहीं सकते। बच्चों को सिर्फ बैलेंस शीट याद कराई जाती है, कभी उसके बारे में समझाया नहीं जाता, उसकी छोटी छोटी बारीकी बातों को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ पर चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट से 70% बातें ज्यादा जान रहे हैं, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ।
चलो खैर, ये बात आपको बाद में रियलाइज होगी। बहरहाल अभी मुझे ये बताइए कि ये जो शॉर्ट टर्म और नॉन करंट के लिए जो 12 मंथ्स का जो आपने मयार लिया है, यानी 12 मंथ्स का जो ये पॉइंट लिया है, ये 12 मंथ्स देखने कहां से हैं? सर जब वो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। एग्जैक्टली एक बच्चे ने कुछ तो बोला, कुछ तो दिमाग में आया। बस बेटा आप चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आपके पॉइंट ने मुझे एक पॉइंट दे दिया समझाने के लिए। इस बच्ची ने कहा जिस दिन लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जिस दिन लाइबिलिटी क्रिएट होती है उस दिन से देखा जाता है कि इस लाइबिलिटी को कितने टाइम में पे करना पड़ेगा। अगर उस लाइबिलिटी को 12 महीने से कम में पे करना पड़ेगा तो उसको लिए, उसको मैं कहूंगा करंट लाइबिलिटी, और जिसको 12 महीने से ज्यादा में पे करना पड़ेगा मैं उससे कहूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसे इस बच्चे ने कहना चाहा। बताइए क्या ये बच्ची गलत है? हाँ जी। नो सर, बिल्कुल सही है सर, कोई गलती है ही नहीं इसके अंदर। मुझे तो सही लग रही है बात, क्योंकि मैं भी ऐसा ही समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात करेक्ट करना चाहूंगा। बस मेरी एक बात बताइए, जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हैं वो बैलेंस शीट कौन से दिन की होती है? बताओ मुझे सर। सर 31 मार्च। यानी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप इस दिन बनाते हैं, इस दिन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में आप अपनी लाइबिलिटीज शो करते हैं। तो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जितने भी बैलेंस शीट के यूजर्स हैं, वो इस दिन की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, इस दिन की बैलेंस शीट। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं इस दिन कितने एसेट हैं, इस दिन कितनी लाइबिलिटीज हैं, और इसी दिन कितनी लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो आप वो जो 12 मंथ्स का पीरियड काउंट करते हैं ना, वो बैलेंस शीट डेट से काउंट करते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे। यस सर। चलिए अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। आप कहोगे वाह सर अब आया मजा से। इधर देखिएगा जरा, ये है फाइनेंशियल ईयर 17-18, ये है फाइनेंशियल ईयर 18-19, ये है फाइनेंशियल ईयर 19-20, ये है फाइनेंशियल ईयर 20-21। ठीक, अब जरा देखिए, आपने 2017-18 में एक लोन लिया था, लोन लिया था। सर किस तारीख को लिया था? डेट डिसाइड कर लें, चलिए 30 जून कह देते हैं, 30 जून। आपने 30 जून को एक लोन लिया था 20 लाख रुपए का, लेट सपोज। सर कितने साल के लिए लिया था? ये आपने लिया था 5 सालों के लिए लिया था, 5 इयर्स। ठीक है ना? अब जब आपने 2017-18 की बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपने इस दिन बनाई, बताइए। हाँ जी, 31 मार्च 2018 को बनाई होगी। हाँ जी, इसी दिन बनाई होगी। यस यस सर। सर। तो मुझे बताइए इस दिन अभी इस लोन को पे करने में कितना टाइम था? सर इस दिन इस लोन को पे करने में 9 मंथ्स तो यहां गुजर चुके थे, स्टिल 4 साल 3 महीने बाकी थे। बताओ हाँ या ना? यस सर। 4 साल 3 महीने बाकी थे, तो इसका मतलब ये एक नॉन करंट लायबिलिटी है। 1 साल और बीत गया। जब आपने इस दिन बैलेंस शीट बनाई होगी, यानी 31/3/2019 को, आपको स्टिल इस लोन को पे करने में कितना टाइम बाकी था? 3 साल 3 3 साल महीने। 3 महीने। सर इट इज अ करंट लाइफ, इट इज अ नॉन करंट लाइफ। कितना टाइम बाकी था? 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, कितना टाइम बाकी है? 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने, यानी स्टिल अभी तक ये लाइबिलिटी क्या क्लासिफाई हो रही है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म। यहां पर
हाँ जी, क्या क्लासिफाई होगी? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, करंट शॉर्ट लाइबिलिटी। टर्म। करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई होगी, क्योंकि इस दिन इस लाइबिलिटी को पे करने का, हाँ जी, कितने महीने बचे? 9 months। 3 महीने बचे, 3 महीने, ओनली 3 months आर लेफ्ट। तो यानी जो लाइबिलिटी अब तक नॉन करंट क्लासिफाई होती आ रही थी, एक टाइम पीरियड उसका ऐसा भी आ सकता है कि वो लाइबिलिटी करंट क्लासिफाई हो जाए। बताइए हाँ या ना? यस सर। समझ आती है बात ये नहीं? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस दिन ये लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में आ रही है। और नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में क्या क्या चीजें थी सर? मैं अगर याद करूं तो एक था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो मुझे पढ़ना ही नहीं है, एक था अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और एक था प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मुझे बताइए क्या ये किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन है? नहीं है सर। डेफर्ड टैक्स मुझे पढ़ना ही नहीं, तो यहां तो ये होगा ही नहीं। अदर में इसे क्यों कहूंगा भाई? ये तो लॉन्ग टर्म ही है, नहीं है? बताओ मुझे। ये बोरोइंग है एक तरीके की, जो लंबे समय के लिए ली गई है। तो अगर आप किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं, अगर आप किसी भी तरीके के कोई डिबेंचर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करके भी तो पैसा बोरो ही कर रहे हैं आप। तो जो पैसा आपने लंबे समय के लिए बोरो किया है, वो सब कहां नजर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लाइबिलिटीज की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इस साल भी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इस टाइम भी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहां पर भी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहां पर भी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। मुझे बस ये बताओ यहां पर आकर ये क्या बनेगा? क्योंकि शॉर्ट यह टर्म बोरो। क्योंकि यहां पर आकर तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। और करंट लाइबिलिटीज में ये क्या बनेगा? ए बी सी डी। सर ये यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, यहां पर ट्रेड पेबल सारा था, और यहां पर अदर करंट लाइबिलिटीज आ रहा था। बताओ जी, सबसे सवाल है क्या हो जाएगा ये? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। हाँ जी, शॉर्ट टर्म बोरो। हाँ जी, बताइए इस दिन, बताइए, सब बच्चों का जवाब चाहिए मुझे। हाँ जी, सब कह रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, एंड द आंसर इज नॉट करेक्ट। बेटा कोई भी बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बताऊं कब की जाती है? जब उसको आपने पर्पस ही लॉन्ग टर्म हो, पर्पस ही शॉर्ट टर्म हो। ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में इसलिए नहीं आई कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही। लेकिन इस दिन पर आकर मैं इसे चाहकर भी नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में नहीं दिखा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बोरोइंग शॉर्ट टर्म हो गई। मैंने ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बोरो नहीं किया था, मैंने ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया। वो तो मैं इस दिन आकर मजबूरन इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा नहीं सकता, वरना थी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो सर कहां दिखाओगे? इसे दिखाया जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी, यस सर। ये बोरोइंग शॉर्ट टर्म, भाई बोरोइंग तो ये लॉन्ग टर्म ही थी, लंबे समय के लिए पैसा बोरो किया था आपने। समझ आई बात ये नहीं? और सर अदर करंट लाइबिलिटीज में इसको नाम दिया जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, अब उनकी मैच्योरिटी का वक्त करीब आ गया है, इस नाम से आप इसे अदर करंट लाइबिलिटीज में देखें। बात समझ आती है नहीं आती? ये सवाल आया हुआ है पेपर में, इसलिए मैंने समझाया। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मजा आया नहीं आया? भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होता है? सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं? बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जैसे आपने पैसा किसी से लोन ले लिया लंबे समय के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, वो एक तरीके की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। आपने पब्लिक डिपॉजिट्स मंगा लिए, वो एक तरीके की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है।
समझ में आती है बात? तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये रही बैलेंस शीट की साइड, जिसमें हम शेयर होल्डर्स फंड पढ़ चुके हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट पढ़ चुके हैं। अभी हम इस वक्त जो है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में, जिसमें जो हमारा फोकस जाएगा पहले वो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर। पहले हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कवर करते हैं, ठीक है ना? सही है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कवर करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। देखो नाम से ही क्लियर है, आप पैसा बोरो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास पैसा बोरो करने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप पैसा किसी बैंक से बोरो कर लें, या फिर आप पैसा जनरल पब्लिक से बोरो कर लें। बताओ हाँ या ना? कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है भाई, या तो आप जाकर बैंक से पैसा बोरो कर लो, या फिर आप जाकर जनरल पब्लिक से पैसा बोरो कर लो। बताओ हाँ या ना? अरे बताओ, ऐसे ही होगा नहीं होगा? यस सर। भाई बैंक से जब भी मैं पैसा बोरो करता हूं तो उसे कहते हैं टर्म लोन। क्या कहते हैं? टर्म लोन। और पब्लिक से पैसा बोरो करने के दो तरीके हैं। या तो जैसे आप लोगों पब्लिक को शेयर्स देकर पैसे ले लेते हो, ऐसे पब्लिक को डिबेंचर्स देकर पैसे ले लो। शेयर्स देकर वो आपकी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, डिबेंचर्स खरीदकर वो आपकी कंपनी के क्या एक तरीके से क्या बन जाएंगे? लेनदार। आप उनके कर्जदार बन जाओगे। वो मालिक नहीं होंगे कंपनी में, लेकिन एक तरीके से उन्होंने आपको उधार ही दे दिया, पैसा दे दिया। अच्छा, अगर मुझे पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करके पैसा भी मंगा सकता हूं। और एक और चीज होती है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या होते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो बैंक में जाकर पैसा जमा कराते हो, बैंक को अपना पैसा देते हो, उसे डिपॉजिट्स ही तो कहा जाता है। हाँ जी, यस यस सर। डिपॉजिट्स ही कहते हैं, नहीं कहते? तो कंपनी कहती है भैया देखो, तुम बैंक के पास पैसा रखोगे, बैंक हमें लोन देगा, ठीक है ना? बैंक तुम्हें 4% का इंटरेस्ट देगा। ये कंपनी है, ये पब्लिक है। कंपनी कहती है तुम जाकर बैंक को पैसा दोगे और बैंक हमें लोन देगा वही पैसे को। बैंक तुमको 4% इंटरेस्ट देगा और हमसे 12% इंटरेस्ट लेगा। एक काम करो ना यार, तुम भी थोड़ा ज्यादा कमाओ और हमें भी कम इंटरेस्ट देना पड़े, बीच में कोई 8 या 9% के साथ हम डील कर लेते हैं, ठीक है? तुम डायरेक्टली इन डिपॉजिट्स को हमारे पास दे दो ना। इसे कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ यस जी। सर। तो एक तरीके से ये भी तो उधार लेना ही हो गया। हर कंपनी नहीं ले सकती, ऐसा कुछ कुछ कंपनीज ले सकती है। खैर मैं वो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दो, या तो भाई देखो आप बैंक से करोगे या फिर आप पब्लिक से करोगे। बैंक से करोगे तो वो टर्म लोन्स होंगे, पब्लिक से करोगे तो डिबेंचर्स होंगे और पब्लिक डिपॉजिट्स होंगे। बताइए बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। तो आपको पता लग गया कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आइटम्स हो सकती है। हाँ जी, यस सर। यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब हम बात करते हैं किसकी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या हो सकता है? भाई देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर किसी से लेती है तो वो होते हैं बैंक्स। ज्यादातर क्या होते हैं? बैंक्स ही होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए नाम सुना है नहीं सुना? यस सर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही तो है, बैंक एक तरीके से कंपनी की। हम बैंक से क्या कहते हैं कि भैया देखो हमारे बैंक में पैसे हो या ना हो, चाहे हमारा बैलेंस पॉजिटिव में रहे तो भी पेमेंट करना, और बैलेंस हमारा जीरो रहे तो भी पेमेंट करवाना, चाहे हमारा बैलेंस नेगेटिव में क्यों ना चला जाए। और जब हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव में जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये एक तरीके से आपने बैंक से पैसा बोरो कर लिया। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बताइए हाँ या ना? बताइए क्लियर होती है बात? ये नहीं होती?
Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, बैंक से एक तो हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक होता है कैश क्रेडिट। क्या होता है? कैश क्रेडिट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपको जो उधार मिलता है ना शॉर्ट टर्म का लिए, जो मतलब वो जो शॉर्ट टर्म उधार होता है, वो आपको मिलता है कुछ महीनों, मतलब बैंक टू बैंक ही मिलता है, यानी आप कैश में पैसा नहीं ले सकते उनसे। आप बैंक से ही कितनी भी ट्रांसफर करो, कैश में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए उधार चाहिए, लेकिन पैसा कैश में चाहिए, तो उसे कहा जाता है कैश क्रेडिट। क्या कहा जाता है? कैश क्रेडिट। बताइए जी, बात समझ आती है नहीं आती? जी सर। तो भैया मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया? बोरोइंग्स के बारे में बताया। अब देखो, आपको बस एक काम करना है, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा वरना सर फट जाएगा तुम्हारा, काफी टाइम से पढ़ लो। मैं एक चीज आपसे कहूंगा, आपको अपनी बुक ओपन करनी है। बुक ओपन करके बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है साथ, जब आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है ना, यानी बैंक में, जैसे आपने बैंक को पैसा दिया तो बैंक आपके लिए एसेट है। आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराया तो बैंक आपके लिए एसेट है। लेकिन बैंक का वही बैलेंस अगर नेगेटिव में चला जाए, इसका मतलब बैंक में पैसे थे भी नहीं, लेकिन बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी। तो जब आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव में गया, तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे पैसे मांगेगा, तो बैंक आपके लिए उस सिचुएशन में लाइबिलिटी बन गया। समझ आई बात है? और वही चीज कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो कुछ महीनों के लिए होता है, आपको कुछ महीनों में बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा पॉजिटिव में लाना होता है या जीरो पे लाना होता है। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बुक ओपन करेंगे, और बुक ओपन करने के बाद आप बैलेंस शीट की हर एक आइटम को बुक से पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी जो भी चीज आपने पढ़ ली है वो पढ़ेंगे। और तो और जो आपने नहीं भी पढ़ा ना, वो भी आप पढ़ेंगे, और लाइबिलिटी साइड आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। समझ आई बात? नहीं, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन आप खुद भी देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। समझ आती है बात? ये नहीं, ये चैप्टर खुद एग्जाम में भी आ रहा है, और फिर इसका यूज आपको रेशियोज में भी करना पड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, चलिए अब यस सर। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।